ओके गाइस, तो इस बार हम लोग ना जॉब के वीडियोस नहीं कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा शबीर यहाँ पे है। तो ये एक हमारा एक नया इनिशिएटिव है। हम क्या कर रहे हैं, हम जो यूके के अंदर सेटल्ड इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो इंडिया से आए हैं लोग और यहाँ पे अच्छे से सेटल हो गए हैं, सक्सेसफुल हैं, हम उन लोगों को अपने चैनल पे बुला रहे हैं, उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं इफ दे हैव सम एडवाइस फॉर दोज हु वांट टू कम फ्रॉम इंडिया। उनके लिए कुछ एडवाइस हो, एनीथिंग लाइक दे वांट टू शेयर देयर जर्नी, तो वो सारी चीजें हम इनसे पूछेंगे। ठीक है, मैंने एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन बना के रखी है ऑलरेडी, जो मेरे सामने है। मैं वो क्वेश्चन शबीर से पूछूंगा धीरे 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 धीरे। बट अगर आपको कोई और क्वेश्चन फ्यूचर में किसी से इंक्लूड करवाना है तो जरूर कमेंट में डाल दें, ताकि मैं वो क्वेश्चन अगली बार से इंक्लूड करना शुरू कर दूं। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हर वीक में कम से कम एक इंटरव्यू जरूर डालें आपके लिए। बट कभी कभी हो सकता है इतने सारे लोग ना मिले, लोग जरूरी नहीं, सब लोग शबीर की तरह नहीं होते जो कैमरे पे आने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो लोगों को टाइम लगता है। ठीक है, आगे हम अपनी ये स्टोरी बाद में बनाएंगे। लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। ठीक, तो मेरे साथ शबीर हैं आज चैनल पे, और शबीर जो है 12 साल पहले यूके में आए थे और आज ये काफी सक्सेसफुल है। इनका एक बहुत अच्छा बिजनेस है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द बिजनेस बिकॉज टुडे वी नीड शबीर। ओके, वी डोंट नीड हिज बिजनेस। ओवर टू यू शबीर, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, बताएं हमारे ऑडियंस को, एंड देन वी विल टेक द क्वेश्चन। ठीक है। नमस्ते सब लोगों को। ये देखो, नमस्ते मैंने भी नहीं किया था लास्ट तक चैनल पे। चलो यू डू इट। ठीक है, नमस्ते सब लोगों को। मेरा नाम शबीर है और मैं यूके में सेटल्ड हूँ। अब मैं मुंबई का वासी था और इंडिया में अलग अलग जगह रहने के बाद, पुणे, बेंगलोर रहने के बाद, मैंने पहले 2007 में यूके आया था मेरे कंपनी के थ्रू, जो जैसे हम बोलते हैं ऑन साइट है। ऑन साइट। मैं भी ऑन साइट आया था। तो मैं ऑन साइट आया था और तभी मैंने सारे यूके के कल्चर के बारे में कुछ जाना, यहाँ पे लाइफ कैसे होती है वो सब देखा। फिर मैं इंडिया वापस चले गया। मैं रह रहा था बेंगलोर में। बेंगलोर से मैंने काफ़ी सारे एफर्ट्स किए यूके नहीं आने के, यूएस नहीं आने के। लेकिन फिर अल्टीमेटली मैं यूके आ गया। तो मैं 2011 से यूके में रह रहा हूँ और मैंने आईटी में अलग अलग रोल्स किए हुए हैं। ठीक है, जो मैं आपके साथ कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और अब मैंने कुछ सालों पहले अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अब मैं बिजनेस में हूँ। वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी सचिन। परफेक्ट। सो पहला क्वेश्चन शबीर, तो यू हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन दोस थिंग्स, व्हाट इज योर जर्नी टू द यूके? तो असल में जैसे मैंने बताया कि मेरे को एक्चुअली यूके तो मैं कंपनी के थ्रू पहले आ गया था 2007 में। फिर मैं वापस गया इंडिया। फिर मेरे को यूके एक्चुअली आना नहीं था। मेरे को जाना था यूएस, बिकॉज ये क्या स्टोरी है कि जाना चाहते थे, जापान पहुंच गए, रोम है? करेक्ट। तो मेरे को जाना था यूएस और मैंने काफ़ी अप्लाई किया था। मेरे को सारी कंपनीज बहुत रिस्पांस दे रही थी क्योंकि मैं वीडियो स्ट्रीमिंग के नीश डोमेन में था, जो 2009-10 में बहुत ही इन डिमांड था। और मैं यानी नेटफ्लिक्स, रोकू, टीवो सारों के साथ बात कर रहा था, लेकिन अटक वहाँ पे रहा था कि H1B वीज़ा नहीं थी। और सारों को H1B वीज़ा चाहिए था इन ऑर्डर टू जॉब देने के लिए। तो इसलिए फिर मैं और एक्सप्लोर करने लगा और कौन सी दूसरी कंट्रीज है जहाँ मैं जा सकता था। ऑफ कोर्स यूके में ऑलरेडी आ चुका था, यहाँ का मैं एक्सपीरियंस एक बार कर चुका था। तो फिर मैंने अप्लाई किया था यूके में टियर 1 वीज़ा बोलते थे उसको तभी, जो हाईली स्किल्ड लोगों के लिए था, और वो पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम से होता था। तो वो मैंने अप्लाई किया और मैं बहुत लकी था कि मैंने अराउंड अर्ली दिसंबर 2010 में अप्लाई किया था वो। और फिर एंड ऑफ दिसंबर में यूके गवर्नमेंट ने उस स्कीम को ख़त्म कर दिया था। तो मैं लास्ट बैच ऑफ पीपल था जिनको टियर 1 का फ़ायदा हुआ था। वेरी गुड। और फिर मैं फेब 2011 में यूके इमिग्रेट हो गया। एक्सीलेंट जर्नी। वैसे मैं भी मतलब एक बार कनाडा गया था, फिर जब मैंने देखा ना वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट की बर्फ़ पड़ी है, मैंने वापस चलो। ठीक है, एंड देन आई केम बैक टू द यूके। ओके शबीर, तो अच्छी जर्नी रही आपकी यूके आने की। नाउ जब यूके आए तो क्या क्या चैलेंजेस थे? तो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था यूके में कि जब मैं आया था तो मैंने ख्वाब तो देखे थे सारे कि मैं लंदन आऊँगा और लंदन सिटी में वर्क करूँगा। लेकिन वो वाली मूवी देखी थी कि लंदन सबसे बड़ा शहर है? अमरीश पुरी जो कबूतरों को दाना फेंकता है। परदेश, हाँ, देखी हुई थी वो। लेकिन मेरा जॉब था एक छोटे टाउन में
कॉल्ड शिपली जो वेस्ट यॉर्कशायर में है. ओके. और वो टाउन का ट्रेन स्टेशन इटसेल्फ इतना छोटा था कि हर आधे घंटे वहाँ से ट्रेन निकलती थी. Okay. और मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में हूँ. और जब मैं वेस्ट यॉर्कशायर में गया तो वहाँ पे सब फील्ड्स, भेड़ बकरियां, ये सब देखने मिल क्या लग रहा था? मतलब ये अच्छा लग रहा था या अजीब सा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया, भेड़ बकरियां दिख रही हैं, आदमी नहीं दिख रहे इतने सारे हैं? क्या लग रहा था? मतलब व्हाट वाज द फीलिंग एट दैट टाइम? जो शुरू में तो मेरे को काफी अच्छा लगा क्योंकि स्पेशली अगर आप मुंबई से आ रहे हो, साउथ बॉम्बे से, जो ओवर पॉपुलेटेड नहीं ओवर पॉपुलेटेड है, तो जब आप ऐसी जगह में आते हैं और जहाँ पे कुछ कनाल फ्लो हो रहा है और भेड़ बकरियां दिख रही है, ओपन फील्ड्स है, तो ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगा. अच्छा लगता तो मेरा चैलेंज ये था कि मेरे को मैं काफ़ी, आप बोल सकते हो, एलियन एनवायरनमेंट में आ गया था. स्पेशली इवन इंडिया में, बैंगलोर में रह के, बैंगलोर सबको पता होगा अब बहुत बड़ा सिटी हो गया है इंडिया में, बहुत लोग भी रहते हैं वहाँ पे. तो वहाँ से उठाकर यूके तो प्रॉब्लम नहीं था इतना, लेकिन इतने छोटे टाउन में जहाँ पर कम शॉप्स थी. और सबसे पहला तो मेरे को पता चला कि यूके में 5-5:30 बजे शाम को सब शॉप्स बंद हो जाती है. तो अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी भी है तो लंच टाइम में बाहर आके करनी पड़ेगी. तो ऐसे काफी सारे हालात हुए मेरे साथ जो it's a part of your learning as well. Correct. Right? You learn about the culture, right? Correct. It takes a little time, but I think once you understand how it works, you're easy. करेक्ट. बट सो इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था? सबसे मतलब एक जो लगेगा यार मतलब यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए तो यही था कि मैं लंदन में नहीं था. ओके. तो इसीलिए मैं वो जॉब में सिर्फ 1 साल के लिए टिका, बिकॉज मेरे को लंदन के पास में जो साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं, साउथ ईस्ट ऑफ इंग्लैंड में मेरे को नेक्स्ट जॉब मिल गई. तो फिर यानी 1 साल मैंने गुजारा वेस्ट यॉर्कशायर में. बहुत बढ़िया जगह है. जो लोग इंडिया में भी छोटे गांव या रूरल बैकग्राउंड से हैं, उनको तो बहुत ही अच्छा लगेगा. उनको ही बहुत अच्छा लगेगा. कॉमन मतलब मैं अपने चैनल पे लोगों को, अपने ऑडियंस को बताता हूँ कि कई बार जो जॉब्स आती हैं अदर देन लंदन, राइट, उनमें पैसा कम मिलता है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ पे ज्यादा बेटर होती है, राइट? डिड यू फील दैट थिंग कि शायद यॉर्कशायर में पैसा कम था बट क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा बेटर थी, पॉल्यूशन नहीं था, भीड़ भाड़ नहीं थी, ऐसा कुछ लगा था? या वही चाहिए था जो लंदन में होता है या जो दिल्ली और या मुंबई जैसी सिटी में होता है, ऐसा कुछ चाहिए था क्या? नहीं, इनफैक्ट जब मैं वेस्ट यॉर्कशायर में था तो वहाँ पे जो आईटी वालों की सैलरी थी वो फिर भी बहुत अच्छी थी. और वहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ही कम होता है. तो यानी लंदन में अगर आप 1000 पाउंड दे रहे हो रेंट के, तो उसके हो जाएंगे 300 या 400 पाउंड नॉर्थ इंग्लैंड में, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में. तो एज अ प्रोफेशनल, स्पेशली जब आप शुरू में आए हो तो आप ज्यादा से ज्यादा बचाना चाहते हैं. एग्जैक्टली, आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो और इतने डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते जितने लंदन में होते हैं कि आप इतने पैसे स्पेंड करो. तो मे बी फॉर मी वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था पहले साल के लिए. मैं भी मैनचेस्टर में आकर, मैं भी 5 साल रहा हूँ मैनचेस्टर में, राइट? सो दैट्स आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग आई कैन इजीली कनेक्ट विद इट. यस, इफ यू लिव इन अ स्मॉल टाउन, खर्चे कम होते हैं, घर सस्ते मिल जाते हैं, ट्रांसपोर्ट की इतनी प्रॉब्लम नहीं, ऑफिसेस पास में होते हैं, यू कैन जस्ट वॉक इन, जस्ट नॉट लाइक जस्ट इन लंदन व्हेन यू गो and you have to go into tube and tram, right? करेक्ट. तो लंदन में ऐसा है कि आपको हर चीज़ की एक्सेस मिलती है, बट आपको और 50 जगह मिलते हैं जहाँ पे पैसे स्पेंड भी पैसे बर्बाद कर सकते हैं, राइट? तो जब आप वो इनिशियल फेज में हो, वेदर आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हो या आप घर के लिए बचा रहे हो, तो it helps being not in London. Right. So personally, what do you think? Like, is there any right age to go abroad? तो या कभी भी चले जाओ? मेरे हिसाब से, your personal view. हाँ, लेकिन मैं आप अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो शुरू में मैं यूके 22 साल की उम्र में आया था. फिर जब मैं प्रॉपर्ली इमिग्रेट हो गया तब मैं जस्ट 26 साल का था. तो जितने आप जल्दी आ सकते हो उतना अच्छा होगा, उतना बेटर रहता है, बिकॉज फिर आप वहाँ के कल्चर को और इजीली असिमुलेट हो सकते हो. राइट. और आपका इतना अपार्ट फ्रॉम फैमिली एंड सम स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स, आपके इतने फ्रेंड सर्कल्स भी नहीं हो गए इंडिया में, तो आपको यहाँ पे और इजी हो जाएगा. राइट. फिर आप जितना इंडिया में और रहोगे और उतने जब रूट कनेक्टेड होते जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाता है. समझ गया मैं. ओके.
तो आपकी जॉब मार्केट की बात करते हैं, आपकी फील्ड में यू केम हेयर ऑन साइट राइट? तो काफ़ी सारे अपने इंडिया में से लोग आते हैं जो ऑन साइट आते हैं, मैं भी ऑन साइट आया था, ठीक है। यहाँ पे जॉब मार्केट पहले कैसी थी और अब कैसी है? हाउ डू यू फील? जॉब मार्केट डेफिनेटली ऑनगोइंग तरीके से बढ़ रही है। अभी अगर मैं 2022-23 की बात करूँ तो बहुत सारे अपने देशवासी दिख रहे हैं, बहुत सारे इंडियंस आ रहे हैं। आई थिंक बीच में 2015 से 20 में भी उतना इमिग्रेशन नहीं हो रहा था। तो डेफिनेटली 2 या 3 फैक्टर है इस चीज़ के लिए। सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि जो पोस्ट कोविड टेक बूम हुआ है, वो बूम की वजह से काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। आई नो अभी कुछ मार्केट में करेक्शंस चल रही है, लेकिन स्पेशली अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें, ये एवर ग्रोइंग सेक्टर है। कल मेटावर्स था, अभी आज एआई है, जनरेटिव एआई है, सब जीपीटी पे लगे। मैं भी काफ़ी एडवाइस देता हूँ लोगों को, जीपीटी पे अपने रिज्यूमे बनाने शुरू करो। करेक्ट। तो वो बेसिकली सारे अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजी में हो, जो यूके में पुरानी कंपनी भी है 50 साल पुरानी, वो अभी आईटी और अडॉप्ट कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। तो प्रोस्पेक्ट्स हमेशा यूके में स्पेशली टेक्नोलॉजी के लिए बढ़ते ही जाने वाले अगले 10-15 साल के लिए। राइट। तो मतलब टेक्नोलॉजी एक ऐसा एज पर यू इज द एरिया वेयर यू नो वी शुड बी टारगेटिंग, या इसके अलावा भी और कुछ एरियाज हैं जो टारगेट करने चाहिए? आई मीन वैसे तो सारे एरियाज है, हर एरिया में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही है। बट अगर आप फास्ट ग्रोथ बोलो या बड़ी सैलरियाँ बोलो, वो सारी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हो रही है। जो अभी आप एक 10 ईयर एक्सपीरियंस बंदे को ले लो जो टेक फील्ड में है और नॉन टेक फील्ड में, तो जो मीडियन सैलरी है टेक फील्ड में वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन टेक फील्ड। सो डेफिनेटली अगर आप टेक्नोलॉजी में हो, मैं रेकमेंड करूँगा कि आप यूके को कंसिडर करें। क्योंकि एज डे बाय डे जाता है और अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है यूके में, और स्पेशली विदेश जैसे चैनल्स और कंपनीज पॉपुलराइज कर रहे हैं। थैंक यू। ओके, तो जॉब के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जॉब्स के बारे में सबसे ज़्यादा बात करता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और है कि जब आपको अपनी पहली जॉब मिली थी, ऑब्वियसली जब टियर 1 पे आप आए होंगे तो आपके हाथ में कोई जॉब तो नहीं होगी, राइट? करेक्ट। यहाँ पे आए, आपने जॉब कैसे ढूंढी? व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू फाइंड योर फर्स्ट जॉब? तो मैंने काफ़ी प्लानिंग की थी यहाँ आने के पहले। तो इवन मैंने वीज़ा अप्लाई करने के पहले एक यूके की कंपनी जो मेरे स्ट्रीमिंग वीडियो डोमेन में थी, उनसे बात की थी मैंने। तो उनके हायरिंग मैनेजर से फर्स्ट लेवल कॉल हो चुका था स्काइप के ऊपर, जब उस ज़माने में स्काइप ज़्यादा यूज़ हो रहा था। और उन्होंने कहा कि आप सही कैंडिडेट हो, जब आपके पास वीज़ा आ जाए तो वापस कांटेक्ट करना। तो फिर तो मैंने 2010 में लिंक्डइन यूज़ किया था जॉब फाइंड करने के लिए। जस्ट शोज द पावर ऑफ लिंक्डइन। तो अभी भी काफ़ी, अब तो और ज़्यादा ग्रो कर गया ना। एब्सोल्युटली, बहुत ही यूज़फुल है लिंक्डइन। तो फिर मैंने बेसिकली जब मेरी वीज़ा आ गई दिसंबर जैन में 2010 की, फिर मैंने रीच आउट किया वापस वो हायरिंग मैनेजर को, और उन्होंने सेट किया यहाँ पे एक डेट मेरे इंटरव्यू के लिए। अब बेसिकली मेरे को मालूम था मेरा इंटरव्यू डेट क्या था इंडिया छोड़ने के पहले भी, लेकिन अभी जैसे हम सब करते हैं जॉब मार्केट में, मेरे को भी मेरा मैक्सिमाइज करना था अपॉर्चुनिटी। तो वही इंटरव्यू के आसपास मैंने 3 और इंटरव्यूज 3 दूसरी कंपनीज के साथ लाइन अप किए थे। तो Is this something your previous company wants to see? नहीं, आई थिंक ये तो हर बंदा करता है। तो चलने देते हैं इसको, इसे कट नहीं करेंगे हम, चलने देते हैं। तो बेसिकली ऐसे हो गया कि जब मैं लैंड हुआ सैटरडे को, मैंने मिस्टेक कर दी, मैं लंदन का एयरपोर्ट चूज़ किया, मेरे को चूज़ करनी थी मैनचेस्टर वाली। बट एनीवेज तो सैटरडे में लैंड हुआ यूके में, संडे को मैं पहुंच गया लीड्स मेरे फ्रेंड के घर पे, और मंडे मॉर्निंग मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। तो वो इंटरव्यू मैंने कंप्लीट कर दिया, और ट्यूसडे को मेरे को ऑफ़र आ गया था हाथ में। फिर अगले 2 वीक मैंने स्पेंड किए दूसरी कंपनियों के साथ इंटरव्यू करने में। फिर उसके बाद भी ट्राई किया है? ऑफर के बाद भी? ऑफर के बाद भी ट्राई किया है। तो मतलब क्या एक्सपेक्टेशन थी, ज्यादा पैसा मिलेगा या अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छा मैनेजर मिलेगा? जो बाकी के जॉब्स थे वो सारे थे लंदन एरिया में, और जैसे मेरा टारगेट एरिया था कि मैं लंदन में रहूं, मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया। अब ऐसे हुआ कि मेरे को एक और जॉब ऑफर आई, लेकिन वो लंदन में थी, और जो पैसे ऑफर कर रहे थे वो सिमिलर थे, यॉर्कशायर जैसे।
और मेरे को यॉर्कशायर में एक और तीसरी जॉब ऑफर आ गई, लेकिन तभी मेरी वीज़ा की रिक्वायरमेंट थी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अर्न करना, और उन्होंने जो ऑफर उससे कम कर दिया था, राइट। तो अल्टीमेटली इसी ने मेरा डिसीजन मेकिंग इजी कर दिया। तो जो मेरा फर्स्ट कंपनी था जिनके साथ मैं बात कर रहा था, मैंने उनके साथ एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, और वहाँ से फिर मैं आ गया फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट यूके में विद अ ब्रिटिश कंपनी। परफेक्ट। ओके शबीर भाई, तो अगला क्वेश्चन है कि जब आप इंडिया से आए यहाँ पे, ठीक है, व्हाट वाज द कल्चरल डिफरेंस दैट यू ऑब्जर्व, जो इंडिया में आपको लगा कि यार इंडिया में कोई चीज़ ऐसे होती थी, यहाँ पे तो आके बिल्कुल ही अलग तरीके से हो रही है, पता नहीं यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ एक्सपीरियंस, कुछ तो हाँ, कौन सी चीज़ें, लाइक मैं अपना बता देता हूँ थोड़ा सा, कि मैंने वॉक इन किया था एक बार, सीधा एकदम आंख बंद करके मैं घुस गया एक प्रॉपर्टी एजेंट की दुकान में, उसको बोला मेरे को घर देखना है, तो ही सेड लाइक यू नो यू डोंट हैव एनी अपॉइंटमेंट, फर्स्ट गेट द अपॉइंटमेंट एंड देन कम बैक, राइट। दैट वाज अ काइंड ऑफ कल्चरल शॉक टू मी। हमारे इंडिया में तो हम घुस जाते हैं आराम से किसी भी दुकान में, राइट। तो एनी इंसिडेंट दैट यू कैन रिकॉल? तो हाँ, आई मीन आई थिंक सबसे बड़ा, अगर आप जॉब मार्केट या जॉब यू नो सॉर्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करो, तो इंडिया में हमारा कैसे होता है कि हम 7-8 बजे भी शाम को फिनिश करते हैं वर्क, राइट। बट बीच में यानी कुछ चाय ब्रेक्स हो गए, ये ब्रेक हो गए, थोड़ा गपशप हो गया। तो यूके में सबसे पहले मैंने ये देखा कि यानी वो चाय ब्रेक्स बहुत कम होती थी, और सिर्फ ज़्यादा अपने इंडियन कम्युनिटी के लोग ही लेते थे चाय ब्रेक्स, बट जनरली लोग को आना है 9 बजे और शाम को 5 बजे उठ जाना है। है। तो बहुत ही टाइम के लोग पक्के हैं, और यही सेम एस्पेक्ट अगर आप पर्सनल लाइफ में भी देखो यहाँ पे रहने की, तो लोग हर चीज़ प्लानिंग करके करते हैं। तो अभी 6 महीने आगे की सब लोगों ने हॉलीडेज या जो भी है सब बुक करके रखे होते हैं। तो वैसे अगर हम इंडिया से कॉन्ट्रास्ट करें तो हम सारी चीज़ टिपिकली लास्ट मिनट पे करते हैं। अगर अपने को हॉलीडे जाना होगा तो अगले हफ्ते तो उसका भी अपना अलग फन है ना। करेक्ट। उसका अपना अलग फन है, यू नो, डू इट एट द लास्ट मोमेंट। करेक्ट, राइट। तो ये सारी यूके में सब लोग बहुत प्लान्ड होते हैं, तो हर चीज़ उन लोग 3-6 महीने पहले एडवांस में प्लान करके रखते हैं। एम्प्लॉयमेंट में भी जाओगे तो सब यानी काफ़ी वो फोकस्ड रहते हैं नॉर्मली वर्क आवर्स में, और जब 5 बज जाएंगे तो 5:15 तक पूरा ऑफिस खाली हो जाएगा। तो ऐसा है, तो इस तरीके से एक तरीके से आप देखने जाओ तो इसका एडवांटेज ये है कि अगर आपकी कोई हॉबीज़ हो या आपकी कोई पैशन हो, यू कैन गिव मोर टाइम टू दैट। अगर कोई स्पोर्ट्स में आपको इंटरेस्ट हो या कुछ XYZ आप जो भी आपकी इंटरेस्ट हो, तो वर्क ख़त्म होने के बाद आप वो पैशन को फॉलो कर सकते हो, राइट। तो जैसे मैं क्रिकेट खेलता था, मैं बचपन में आज़ाद मैदान मुंबई में वहाँ पे ट्रेनिंग लेकर थोड़े डिसेंट लेवल पे खेलता था। तो जब मैं यहाँ पर आया इतने सालों बाद, जो मेरा वो ओरिजिनल पैशन था क्रिकेटर बनने का, रीइग्नाइट हो गया। तो मैं अभी यहाँ पे रेगुलरली क्लब क्रिकेट खेलता हूँ। इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे बहुत छोटी होती है क्रिकेट सीजन, 4 महीने की। तो वो 4 महीनों में हर सैटरडे यानी मैं कुछ ना कुछ गेम चलता होता है। नहीं, लेकिन वैसे मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट वैसे मजा नहीं आता जैसे इंडिया में हम खेलते थे, वो एकदम गली का क्रिकेट होता था, 10-12 लोग आ गए, और यहाँ पे बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से। मैं भी लीग खेल के आया था थोड़ी सी, तो वो बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल तरीके से। अजीब सा नहीं लगता? थोड़ा मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। मतलब फन है, दोनों में मजा है, दोनों में। अगर आप यू नो इवन इंडिया में अगर आप थोड़ा हायर लेवल खेल चुके हो ज्यादा, जो हम सीजन बॉल बोलते हैं, तो वो साइड ऑफ क्रिकेट जो है यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरह से परस्यू कर सकते हो, क्योंकि इंडिया में हम 20-25 ओवर की गेम खेलते हैं, यहाँ पे तो 50 ओवर की लाइक वनडे इंटरनेशनल खेल रहे हो। पूरा इंटरनेशनल गेम सुबह जो 11-12 बजे शुरू होती है, वो शाम को 7-8 बजे ख़त्म होती है। तो मेरा पॉइंट ये है यहाँ पर कि अगर आपके कोई पैशंस है तो यूके में आपको टाइम मिलेगा, बिकॉज अगर आप 5:30 बजे जब ऑफिस ख़त्म ऑफिशियल क्लोजिंग आवर्स है तब आप जाओगे, तो आपके बॉस लोग देखेंगे नहीं कि ये क्यों जा रहा है, बिकॉज सारे लोग का कल्चर ऐसा ही है कि उन लोग जो फिक्स टाइम पे आएंगे और फिक्स टाइम पर जाएंगे। तो मेरा खुद का इंसिडेंट हुआ था एक बार अप्रेजल में। मेरे मैनेजर ने कह दिया था, वो एक दिन जब तुम 11 बजे जल्दी चले गए थे ना रात को, उसकी वजह से रेटिंग कम मिल रही है। करेक्ट, इट्स ए कॉमन। तो मैं जैसे कि यूके के अलग अलग कोनों में रह चुका हूँ, ठीक है, लंदन साइड में, मैनचेस्टर में, इनफैक्ट ब्लैकपूल वगैरह सब जगह ऊपर भी जाके रह चुका हूँ, ठीक। एक चीज़ मैंने फील करी कि कम्युनिटी के आसपास रहना ज़्यादा बेटर होता है। आपको भी ऐसा लगा?
मतलब यू हैव आल्सो लिव्ड इन यॉर्क साइड में, कुछ लगा, ऐसी फीलिंग आई कुछ? हाँ ऑफ कोर्स। अब जो भी हमारे यानी कॉमन जो भी फ्रेंड्स होते हैं हमारे ज़्यादा टिपिकली इंडियन बैकग्राउंड से होते हैं। जब हम यहाँ आ जाते हैं तो जो दूसरे कंट्रीज़ अपने नेबरिंग कंट्रीज़ है, वेदर पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका हो, वो सारे के भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हो जाते हैं बिकॉज हम एक काइंड ऑफ अ शेयर्ड बैकग्राउंड से आते हैं। राइट। बट सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली मज़ा वहाँ से आएगा जहाँ से आप हो। तो Community जो भी मिलेगी। जहाँ पे भी आपको कम्युनिटी फील हो रही है, डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा कि लोग जाकर एक्सप्लोर करें और वहाँ पे फ्रेंड्स बनाए, बिकॉज अब रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई या कुछ भी हो गया तो आपका जो फेलो इंडियन होगा वो आपको आके पहले हेल्प करेगा। तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम हर बंदा जो यहाँ पे आ रहा है उनके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो ब्रिटिश कल्चर को भी फर्स्ट ऑफ ऑल सीखे, अप्रिशिएट करे और इवेंचुअली उसको भी अडॉप्ट करना शुरू कर दे। बिकॉज अल्टीमेटली जब काफ़ी साल हो जाएंगे लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि वो थोड़े से ब्रिटिश बन जाए। हाँ, थोड़े से तो बन जाए। बट ऑफ कोर्स ये सारा बैलेंस है। शुरू में ऑफ कोर्स अपने लोग के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा तो वहाँ करे, बट एट द सेम टाइम सीखना शुरू कर दे ब्रिटिश कल्चर के बारे में और उसको स्लोली अडॉप्ट करना भी शुरू कर दे। परफेक्ट। All right, so like it's a perfect advice for community. Now, what is your advice about finances, especially जब हम लोग इंडिया से आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जैसे आके देखते हैं पाउंड 100 रुपए का है तो बड़ा ना मन में डर सा होता है खर्च करने में। तो क्या लगता है आपको, मतलब हाउ शुड वी मैनेज आवर फाइनेंसेस? तो 2-3 काफ़ी क्रिटिकल चीज़ है, स्पेशली जब आप न्यू इमिग्रेंट हो कंट्री में, क्योंकि यहाँ पे जो क्रेडिट रेटिंग सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जो इंडिया में भी अभी आ रही है सिबिल के थ्रू, लेकिन मे बी इतनी स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि यहाँ पर अगर जब आप कुछ सालों के बाद आपको गाड़ी लेनी हो या इवन अगर आपको फ़ोन लेना हो कॉन्ट्रैक्ट पर, ऑफ कोर्स घर लेने के टाइम पे भी, तब हर जगह आपको क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। इसलिए शुरू से नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर मत स्पेंड करो, लेकिन यूके आने के बाद फर्स्ट थिंग आप कोई जो भी क्रेडिट कार्ड आपको मिल रहा है वो ले लो और उस पर कुछ ना कुछ हर महीने स्पेंड करके उसको इमीडिएटली रीपे कर दो। तो इससे एडवांटेज ये होगा कि आपका बिट बाय बिट आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती जाएगी और फिर जितनी ज़्यादा चीज़ यानी घर का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फ़ोन बिल एट्सेट्रा आप अपने नाम में कर सकते हो तो अच्छा होगा, बिकॉज जितने आप बिल्स पे करोगे वो वापस आपके क्रेडिट रेटिंग के लिए अच्छा होगा। तो एंड इट ऑलमोस्ट डिफाइज लॉजिक कि आप एक तरीके से जितना स्पेंड ज़्यादा करोगे उतना आपकी क्रेडिट रेटिंग बढ़ती जाएगी। और इसको बहुत टैक्टिकली करना होता है, आप कुछ और वीडियोस भी देख सकते हैं इसके बारे में। आई थिंक एक पूरा डिटेल टॉपिक है, तो जो भी इमिग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको ये कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है कि क्रेडिट रेटिंग इस कंट्री में कैसे काम करती है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस पढ़े हैं, क्रेडिट रेटिंग बनाने से इम्प्रूव करने तक आप बहुत सारे वीडियो जाके पढ़ सकते हैं। एक छोटी सी सलाह मैं भी दे देता हूँ कि यू शुड नॉट स्पेंड मोर देन जस्ट ट्राई टू कीप योर क्रेडिट कार्ड एक्सपेंडिचर बिटवीन 10 to 25% ओनली, राइट। तो अगर आपको 1000 पाउंड का क्रेडिट कार्ड मिला है, 250 पाउंड तक महीने के खर्च करो। इससे ज़्यादा करोगे तब भी ज़्यादा अच्छा नहीं, इससे कम करोगे तब भी अच्छा नहीं है, ठीक है। बट देयर लॉट ऑफ ट्रिक्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट शबीर भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूके के बारे में व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट यू थिंक? देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, बट एज पर यू व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द यूके? तो यूके में मेरे हिसाब से जो सबसे बेस्ट थिंग है वो यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है। तो आप कितने भी बड़े पर्सनालिटी हो या कोई भी हो आप, लेकिन अगर आपने कुछ गलत चीज़ की है तो डेफिनेटली डंडे पड़ेंगे और पुलिस आपको लेके जाएगी। सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जैसे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उसने कोविड टाइम्स में कुछ रूल्स तोड़े थे, तो अब वो सारे रूल्स का वो हर्जाना दे रहा है और उसको डिसग्रेस होकर प्राइम मिनिस्टरशिप से भी छोड़ के रिजाइन करना पड़ा। तो और अगर इसको आप देखो एट अ कॉमन मैन लेवल, तो अगर आप खुद यहाँ के रूल्स फॉलो कर रहे हो और सब चीज़ तरीके से कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप सिक्योर्ड हो गया। मतलब वैसे तो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है इंडिया के बारे में, बट वी विल नॉट टॉक मच अबाउट इट, बट इफ यू लाइक इट दैट्स द बेस्ट थिंग। यस, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट द यूके, इवन आई लाइक दैट। सो कमिंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंडिया के बारे में, लाइक ना, ऑब्वियसली हम सारे के सारे हैं तो इंडियन ही,
चाहे पासपोर्ट लेके बैठ जाएं, बट हैं तो इंडियन ही, राइट? Correct. तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो इंडिया में? तो अभी रिसेंटली, और मैं अभी इंडिया जाकर आया और मेरे को ऐसा लग रहा है कि इंडिया में हर चीज़ बहुत ही फास्ट होती है। हाँ. कि अभी मेरे को कुछ एयरटेल का सिम लेना था, तो मैंने रजिस्टर किया और उसके 1 मिनट के अंदर मेरे को फ़ोन आ गया उनके एग्जीक्यूटिव का। तो वो यूके में थोड़ा स्लो होता है बिकॉज यहाँ के लोग बहुत प्लान्ड होते हैं, वेराज इंडिया में हम काफ़ी रिस्पॉन्सिव होते हैं उस तरीके से। लोग भी ज़्यादा है, कॉल सेंटर को फ़ोन करो तो यहाँ पे तो आधे घंटे अब एयरटेल का मांगोगे, एयरटेल वाले आपको वोडाफोन का भी दे देगा, जियो का भी दे देगा, हर चीज़ का दे देगा। तो नहीं, ये काफ़ी मिस होती है। बट यू नो, जोक्स अपार्ट, आई थिंक ऑब्वियसली जो हमारे फैमिली है, राइट, फ्रेंड्स, कजिन्स है जिनके साथ वी हैव ग्रोन अप, तो थैंकफुली अभी यू नो फ्लाइट्स उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, राइट, और हम सब थोड़ा डिसेंट कमा लेते हैं, तो वंस ईयर एटलीस्ट जाके मिल सकते हैं। बट और रेगुलरली अगर जा सके तो अच्छा होता, तो वो सबसे ज़्यादा मिस होता है। मुझे जो सबसे ज़्यादा मिस होता है ना यूके में, मुझे लगता है वो जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो इंडिया में रिक्शे चलते हैं ना, वो नहीं है यार, वो होने चाहिए यहाँ पे। करेक्ट है, एकदम अपना रिक्शे वाले बोले भैया आगे बैठ जाओ और निकल जाओ, है। ओके, तो एज वी आर कमिंग टुवर्ड्स द एंड of this interview, so last question, maybe not a question, what is your advice those who want to come from India and settle here in the UK? What is your final, like, you know, एक statement एकदम मस्त वाली? तो ट्राई, ये वाली तो है चलो विदेश, इसके अलावा और क्या है? ट्राई योर बेस्ट, और यू नो अगर आ सकते हो तो बढ़िया है। यहाँ पे भी ग्रेट कंट्री है, लेकिन अभी इंडिया भी ग्रेट कंट्री हमेशा थी, लेकिन प्रॉस्पेक्ट्स और बढ़ रहे हैं। तो अगर नहीं आ रहे हो तो भी डिसहार्टन मत हो, वहाँ पे काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, राइट? इंडिया में आ जाना, मतलब खत्म थोड़ा ना हो रहा है, यूके कहीं जा थोड़ा ना। करेक्ट। और जैसे और यू नो, और इंडिया और यूके की पॉलिटिकल सिस्टम्स में ज़्यादा, हाउ डू यू कॉल इट, इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन ही बोलते हैं। नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशन हो रही है। तो वो और नए वीज़ा टाइप्स ला रहे हैं, जो यू नो हमारे फ्रेंड्स विदेश में लोगों को गाइड कर सकते हैं कौन सी उनके लिए बेस्ट एप्लीकेबल वीज़ा है जो आ सकते हैं। तो एटलीस्ट आकर पहले मैं रेकमेंड करूँगा यूके का हॉलिडे कर दीजिए, और आपको थोड़ा एक फील मिल जाएगा कंट्री के लिए, फिर आकर देखिए। राइट, नहीं, अच्छी एडवाइस है। आओ भाई लोगों, सारे के सारे हॉलिडे पे आ जाओ, ठीक है? शबीर की तरफ से खाना फ्री। जिसको आना सब शबीर के घर पे आके रुको, मैं एड्रेस दे दूंगा। जिसको शबीर का एड्रेस चाहिए मेरे को कमेंट डालो, मैं एड्रेस दूंगा। यहाँ पे हॉलिडे मनाने आओ आप लोग। बहुत अच्छी एडवाइस है, मुझे अच्छी लगी शबीर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस एडवाइस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट इंटरव्यू। थैंक यू शबीर भाई, बहुत अच्छा इंटरव्यू था, ठीक है? मेरे ख्याल से काफी लोग होंगे, हमारे ऑडियंस होंगे, जिन्हें आपके एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा, ठीक है? नेक्स्ट टाइम हम लोग कोशिश करेंगे, और आफ्टर 1 or 2 years अगर हमारा मिशन चलता रहा तो वी विल कॉल यू अगेन, यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस अगेन विद द ऑडियंस, एंड विल लाइक टू होस्ट यू अगेन। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एवरीवन।